हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। सो मैं आज जेईई मेंस 2021 फेब अटेम्प्ट का पेपर डिस्कस करने आया हूं। आपको मेरी पूरी टीम, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की पूरी टीम दिख रही होगी। विजय प्रताप सिंह, बीपीएस सर, एजी सर, अनुराग गर्ग सर, मेरे को तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। प्रवेश सर, डीएन पाठक सर, ये मेरी पूरी टीम केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेगी। मैं स्टार्ट करता हूं 25 फेब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा वीडियो सोल्यूशन बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, क्या उनमें दिक्कत थी, कहां से क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी बेस्ड था नहीं था, इस पर आज पूरी बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एलिंगम डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने मेटलर्जी पढ़ी होगी तो मेटलर्जी में याद करो, एलिंगम डायग्राम बनाते थे और वो किसके बीच में ग्राफ होता था बेटा? डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। तो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, क्या आंसर आपको दिख रहा है? क्या फर्स्ट आंसर होना चाहिए? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसको तो अपन क्या कहेंगे? ये तो कूड़ा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। कितनी बार आपने लिंगम डायग्राम बनाया होगा, बस सीधा सा आपको याद होना चाहिए था कि डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर में एलिंगम डायग्राम बनता है। तो देखिए इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर बेटा? सेकंड क्वेश्चन कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। देखिए क्या होता है कि H2O2 जो बेटा होता है, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ध्यान से, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो समझिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे समझिए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो किसी और को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। यानी रिड्यूसिंग एजेंट में क्या H2O2 से O2 बनेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी और को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, यानी इससे क्या बनना चाहिए? वाटर। तो क्वेश्चन क्या है? किसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब H2O2 से क्या बनना चाहिए? वाटर। तो H2O2 से ये बेकार हो गया, H2O2 से वाटर बन रहा है। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये आप समझिए कि यहां क्या हो रहा है, साथ में H2O2 के साथ बेटा O2 भी बन रहा है, इसका मतलब ये भी बेकार हो गया। चेक करो, I माइनस H2O2 रिएक्शन किया, I माइनस ऑक्सीडाइज हुआ और H2O2 रिड्यूस हो गया। क्या आंसर यही होना चाहिए? चेक करो, इसमें भी देखो दोनों बन रहे, नहीं हो सकता। आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी होगा जब H2O2 खुद रिड्यूस होगा और केवल क्या बनाएगा? वाटर। तो देख लीजिए सोल्यूशन यही होगा, देख लीजिए। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कराहन फ्लैंड्रिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये आपको पता होगा कि जो x/m होता है वो प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n होता है। याद करो, आपने पढ़ा होगा। तो यहां p की पावर x लिखा है, तो क्या x का वैल्यू 1/n होना चाहिए? तो ये लो x का वैल्यू। कितना आसान सा क्वेश्चन है। कुछ लोग कह रहे हैं केमिस्ट्री बहुत टफ आई है। केमिस्ट्री का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने लोगों को केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ लगा है। केमिस्ट्री टफ नहीं थी बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट थी, ठीक है। करा, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द स्पेसीज अमंग द फॉलोइंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा? तो अगर हम कहें कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 देन molecule will not exist। चेक करो, अगर किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बॉन्ड ऑर्डर की, देखिए बॉन्ड ऑर्डर की एक
टेक्निक बताऊंगा, घरेलू मेथड। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉन्ड ऑर्डर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, याद है ना आपको, सबको याद होगा। मैं दूसरा मेथड बताता हूं। बॉन्ड ऑर्डर आप ऐसे लिख सकते हैं, चेक करिए, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो वैलिड है वो 20 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड है। देख लीजिए 20 है, इसमें काउंट करिए। अब इसमें होता क्या है, कैसे फिल करना है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां फिल करने, फिर 6, और अगर 6 से ज्यादा हो तो यहां, और 6 से कम है तो यहीं रोक देंगे। जैसे जैसे सपोज आपने कहा He2 माइनस, तो He का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, He2 कितना हो गया 4, माइनस है एक और आ गया 5 हो गया। He2 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा 5। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप 1/2 लगाइए, यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 2, कितने हो गए बेटा 4 हो चुके हैं, क्या 1 बचा और यहां 0 लिख दीजिए, चेक करिए। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे लास्ट का डिफरेंस 1 - 0/2, चेक करो। किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर आप इसमें निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मान लो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2- आता है, तो N2- का बॉन्ड ऑर्डर देखिए, N2- कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बेटा, काउंट करो 7 7 14 14, एक आया 15, तो देखिए 2 2 2 2, क्या ये 8 हो गए। यहां मैक्सिमम अपन 6 फिल कर सकते हैं, 14 हो गए, एक बचा यहां कर दीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 6 - 1/2 यानी कि 2.5। मजा आया बॉन्ड ऑर्डर की टेक्निक देख के, देखिए। तो अब ये कह रहा है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या Be2 है, Be2 में क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाफ 2 2, ये देखिए 2 - 2 0, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर जो आया वो आया 0। और अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर हो गया Be2, यानी आंसर हो गया 4th वाला। क्या भाई बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन में कह रहा है आइडेंटिफाई करो भाई क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, देखिए यहां पे क्या करना है आपको, कि अगर आपको ये देखना है कि ये क्या है, ये एक प्रकार से ऐसे समझो कि जब हम लोग एरोमेटाइजेशन में यूज करते हैं रिएक्शन, तो वो क्वेश्चन है ये। यहां पे अगर इसमें मोलिब्डेनम ऑक्साइड से ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये रिंग बन जाएगी, और इसका आंसर ये आ गया। एरोमेटाइजेशन में रिएक्शन यूज होती है, जैसे हमने अगर एनसीईआरटी में पढ़ा हो तो अपन Al2O3 Cr2O3 भी यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एरोमेटाइज हो जाता है और प्रोडक्ट ये हो गया। क्या भाई बात समझ में आ गई? देख लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है गिवन बिलो 2 सब्सटेंस, स्टेटमेंट 1 चेक करिए। स्टेटमेंट 1, CeO2 कैन बी यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम SeO2 यूज करते हैं वैसे ही CO2 होता है। SeO2 याद करो, ऑक्सीडाइज करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कह रहा है कैन बी यूज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। स्टेटमेंट सेकंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ EuSO4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो ये आपको सीधे दिखेगा कि CO2 can be used as oxidizing agent like SeO2 and similarly EuSO4 used as a reducing agent। इसका मतलब इसमें और कोई तरीका नहीं है, इसको आपको सीधे याद करना है। चेक करो, तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो 4th आंसर हो गया। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? अगला क्वेश्चन, कह रहा मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए यहां से मैं आपको बता दूं, जैसे हमने CH3Cl लिया और इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया तो CH3COH बन गया। क्या आपको पता है रिएक्शन, जब साइनाइड के हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब आपके पास एसिड आया और एसिड में रिएक्शन हमने SOCl2 की कराई, तो बेटा आपने बहुत बार रिएक्शन पढ़ी होगी, ये OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है। और जो CH3COCl आया, जब उसमें हमने PDBaSO4 की रिएक्शन कराई, इट इज अ रोजन मुंड्स रिडक्शन, और यहां से बन जाता है
CH3CHO, चेक करो। तो ये रोजन इंडक्शन से CH3CHO बना देगा, चेक करो बेटा। तो अच्छा एक बीच में CH2 भी है, ओके, यहाँ पे एक CH2 भी है बेटा, तो यहाँ एक CH2 लाएंगे, यहाँ एक CH2 लाएंगे और यहाँ एक CH2 लाएंगे, चेक करो। तो आंसर जो आएगा CH3CH2CHO, चेक करो, चेक करो बेटा। तो CH3CH2CHO, क्या सेकंड आंसर दिख रहा है आपको? देख लीजिए, सॉल्यूशन भी देख लीजिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन करा है कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑक्सीजन कंटेनिंग दिस, देखिए CXHYOZ का रिएक्शन जब O2 से कराइएगा तो क्या CO2 और वाटर मिलेगा, चेक करो। आपको क्या करना है, देखिए 1.8 ग्राम कंपाउंड का है, इतना ग्राम CO2 मिल रहा है, इतना ग्राम वाटर मिल रहा है। क्या हम CO2 को जो ग्राम दिया है उसको 44 से डिवाइड करेंगे, CO2 का मोल आएगा। जितना मोल CO2 का होगा बेटा उतना ही कार्बन का होगा। क्या कार्बन का मोल आ गया, उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन का वेट आ गया, क्लियर। H2O का वेट दिया है, H2O का वेट दिया है, 18 से डिवाइड करेंगे, H2O का मोल आएगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, H का मोल आएगा, चेक करो। देखिए मोल्स ऑफ CO2 आ गया, कार्बन का मोल आ गया, मोल्स ऑफ वाटर आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H का मोल आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे H का वेट आ गया। क्या आपको कार्बन और हाइड्रोजन का वेट आ गया? जब आपको कार्बन हाइड्रोजन का वेट आ गया, क्या टोटल वेट में माइनस कर दोगे, ऑक्सीजन का वेट आ गया, चेक करो, वही हुआ है। ये चेक करो, ये देखो दोनों का वेट आ गया, टोटल में माइनस कर दिए, ये आ गया। अब परसेंटेज निकालना है तो टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन, क्या भाई बात क्लियर? देखिए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6। B2H6 अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो B2H6 का जो स्ट्रक्चर होता है, याद करो, बनाना बॉन्डिंग, याद है, क्लियर। तो यहां पे आप देखो कि कह रहा है भाई, कह रहा है कि भाई ऑल BH एंगल 120, गलत। इट्स फ्रैगमेंट BH3 BH लुईस बेस, लुईस एसिड होता है, बेस नहीं होता, ये भी गलत। टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस P कैरेक्टर व्हेन कंपेयर टू ब्रेस बॉन्ड। देखिए एक बात समझिएगा, यहां पे आप देखिएगा बेटा, कह रहा है कि जो टर्मिनल एंगल होता है, समझो टर्मिनल एंगल जो होता है वो ग्रेटर होता है। अगर टर्मिनल एंगल आप देखोगे तो ज्यादा होता है इंटरनल से, तो अगर टर्मिनल एंगल ज्यादा होता है तो टर्मिनल एंगल जो होता है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर आएगा, और S कैरेक्टर ज्यादा है तो P कैरेक्टर कम आएगा, यानी कि इनवर्सली हो गया, चेक करो। तो आंसर जो हुआ बेटा इसका थर्ड हो गया, चेक करो। क्या भाई बात समझ में आ गई? आसान सा क्वेश्चन। अगला करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, अगला क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन, करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी द सेम। यार ये क्वेश्चन तो कराना ही नहीं चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन कराते हैं क्या? आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे आप भाई। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक लो, सीधे देख लो, देखो Cr प्लस आर्गन 3d5 Mn+2, ये तो बताने वाला ही नहीं है यार क्वेश्चन। आप एग्जाम अगर जेईई मेंस का देने जा रहे हो और ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है तो फिर तो दिक्कत है भाई। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज होता क्या बेटा कि आसान क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो आपका ग्राफ बहुत नीचे जाता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन क्या होता है, सारे लोग कर लेते हैं और आप नहीं कर पाते हो तो दिक्कत है। जैसा टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया और आपने भी नहीं किया, इट्स ओके। लेकिन अगर आसान क्वेश्चन आपका गलत होता है तो फिर दिक्कत का काम है, इसलिए आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चेक करो बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बूना एस इज अ सिंथेटिक एंड लीनियर थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं है, इसलिए गलत है बेटा, चेक करो। नियोप्रीन इज अ एडिशन कोपॉलीमर यूज्ड इन अ प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग। नियोप्रीन बेसिकली क्या होता है बेटा कि एक रबड़ है, रबड़ ये बकेट में यूज नहीं होती है, ठीक है। कह रहा है सिंथेसिस ऑफ बूना एस नीड्स, ये बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा
ये एनसीईआरटी में बिल्कुल डिक्टो लिखा हुआ है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, हर पेपर में आप ऐसा सोचो कि हर पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपको मेमोरी बेस है, जो आपको याद रखना है, मतलब याद होगा तभी कर पाएंगे। जैसे बूना है नेचुरल पॉलीमर, गलत है, तो नेचुरल थोड़ी ना होता है, तो सिंथेटिक होता है बेटा, रबड़ सिंथेटिक रबड़ है ना, इसलिए ये आंसर हो गया इसका। देखिए आंसर भी यही दिया होगा, आंसर इज अ थर्ड। चेक करो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखिए कह रहा है एन एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन is an important intermediate in the formation of reducing smoke। देखिए एक बात समझिए, reducing smoke क्या होता है? reducing smoke act as a reducing agent, act as a reducing agent। तो ऑक्सीजन की तो जरूरत होगी नहीं, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, बेकार है। तो दूसरा क्या कह रहा है, बात समझिए, सेकंड स्टेटमेंट, गैसेस सच एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट इन द टोपोस्फियर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। भाई अगर आप समझो जैसे SO2 है, SO2 क्या होगा, ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये SO4 में जाएगा। चेक करो, कार्बन पार्टिकल है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 में जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी रिड्यूसिंग स्मोक में ये यूज होंगे। तो यहां पे क्या बोलना चाह रहा है कि कह रहा है ऑक्साइड सल्फर प्रेजेंट इन द टॉप इज कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो बेटा एक बात समझो, अगर अपन स्मोक की बात करें तो अपन ये कहेंगे कि देखिए रिड्यूसिंग स्मोक इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्यों खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। चेक करो, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया है। तो पहला तो बिल्कुल गलत दिख रहा है कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट एक बार और पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है गैसेस एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट इन द टोपोस्फियर कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो आप समझो कि भाई फोटोकेमिकल स्मोक अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या होना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, जबकि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, तो आंसर इसका थर्ड आएगा। मतलब आपको ये रटने वाला काम है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा प्लॉट्स ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेंस्ट आर गिवन बिलो। देखिए ये आपको दिया है, यानी ये आपको याद होगा, ये साई स्क्वायर आर वर्सेस, चेक करो साइज, ये आपको 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ है बेटा, याद करो। टोटल प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, क्लियर। तो यहां से आप देखो कि यहां पे जो दिया है आपको वो क्या क्या दिया है, चेक करो। क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट प्लॉट 3s ऑर्बिटल। देखिए 3s ऑर्बिटल की अगर बात करें तो 3s ऑर्बिटल में, 3s में जो रेडियल नोड होंगे, रेडियल नोड वो क्या होंगे, वो n-1 होते हैं बेटा। तो 3-1 2, चेक करो 2 कैसे होंगे, सोचो 1s 2s के बीच में एक, 2s 3s के बीच में एक, यानी रेडियल नोड 2 होने चाहिए। अब देखो रेडियल नोड अगर 2 होने चाहिए तो एक तो यहां ये दिख रहा है रेडियल नोड, एक यहां आपको दिख रहा है ये। देखो फर्क समझो, यहां पे एक ही है, यहां पे भी एक है, यहां पे 1 2 ये दिख रहा है। चेक करो बेटा, चेक करो, क्लियर। दोनों में डिफरेंस समझना है कि यार दोनों में डिफरेंस क्या है। चेक करो, देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब आंसर या तो ये है या तो ये है। अब आपको समझना है कि कौन सा आंसर है। तो मैं आपको बता दूं, देखो बात जरा समझना ध्यान से। यहां पे अगर अपन बात करें कि यहां पे आप ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें यहां से देखो, देखो जीरो से तो पास करना ही है, जीरो से पास करना है। तो एक ये हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, यहां ये कट नहीं करेगा बेटा, कट करके ऊपर जाके जाना चाहिए। इसका मतलब यहां ये एक गया, एक गया, ये कट करके यही होगा। चेक करो, क्लियर। तो यहां से समझ में आ गया कि डी वाला ग्राफ होना चाहिए और उसमें आपको फर्स्ट में डी दिया है, यानी सोल्यूशन विल बी 1। क्या भाई बात समझ में आ गई? चेक करो अगला क्वेश्चन, करा विच ऑफ द
विच ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लैक्टोज। देखिए लैक्टोज इज अ डाइसैकराइड, लैक्टोज इज अ डाइसैकराइड और ये बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। इसमें क्या होता है, इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और जो 1 पोजीशन होती है वो गैलेक्टोज की होती है और 4th पोजीशन ग्लूकोज की होती है। बिल्कुल याद होगा तभी कर पाइएगा। देख लीजिए, तो ये देखिए ये है बीटा डी गैलेक्टोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, तो ये बीटा 1,4 लिंकेज है। तो आपको ये समझ में आ गया कि C1 गैलेक्टोज का होना चाहिए, C1 गैलेक्टोज का, C4 ग्लूकोज का, यानी आंसर विल बी सेकंड। क्या भाई बात समझ में आ गई? देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एसिटल्डिहाइड। देखिए इसकी रिएक्शन कराइएगा, यहां से ये चेंज हो जाएगा आपका CH3COH में, ये हो गया। यहां डाइबालेस से यहां से बन जाएगा CH3CHO। यहां पे आप देखोगे कि यहां पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लियर करो, विच नॉट फॉर्म एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड, तो यही आंसर हो गया, डायरेक्ट आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चेक कर लो भाई, आगे आपको जरूरत ही नहीं है, पहले ही आंसर हो गया। दूसरे जब पहले ही आंसर क्लियर हो गया, देख लो सॉल्यूशन में, ये देखो सीधे आंसर हो गया, दिमाग ही नहीं लगाना, क्लियर है, सीधे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव पैरा एमिनो एजोबेंजीन। देखिए पहला SnHCl, यहां मैं आपको पूरा कर देता हूं। देखिए SnHCl NO2 को NH2 में रिड्यूस किया, HNO2, यहां HNO2 का रिएक्शन कराइएगा तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया N2+। एनिलीन से रिएक्शन कराओगे, जब इसकी रिएक्शन आप एनिलीन से कराओगे तो यहां पे क्या होगा कि ये पैरा पोजीशन यहां अटैक करेगा, चेक करो बेटा। तो यहां पे क्या होगा देखना, ये कंपाउंड मिलेगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन और ये येलो कलर डाई होती है, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में लिखी हुई है येलो कलर डाई। तो पहले से तो बन गया, दूसरे से देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड, चेक करो, यहां से आप देखोगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर बात करेंगे, पहली बात तो रिड्यूस नहीं करता NO2 को, अगर हमने रिड्यूस भी करा दिया तो NH2 में रिड्यूस कराओगे, NaOH के साथ कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी, ये नहीं बनाया, चेक करो। इसके बाद देखो HNO2 रिएक्शन कराओगे, N2+ बना, N2+ इससे रिएक्शन करा गया, ठीक है। क्या भाई बात समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा अब ये हुआ कि यहां पे HCl क्यों लिया है, HCl लेने का मतलब है कि मीडियम ये एसिडिक चाह रहा है कि भाई एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो, एसिडिक मीडियम में हो जाएगी। तो आंसर जो आया इससे बना और इससे बना, यानी कि आंसर हो गया आपका A एंड C, कि अपने को समझ में आ गया कि इससे नहीं बनेगा, इनसे बनेगा। और क्वेश्चन क्या था, विल नॉट गिव पैरा एमीन, यानी कौन सा पैरा एमीन, जो पैरा एमिनो एजोबेंजीन है, कौन सा नहीं बनाएगा। तो आंसर क्या बी हो गया, क्योंकि इन दोनों में तो क्या हो रहा है, बन रहा है, और इसमें नहीं बन रहा, तो क्या बी ओनली आंसर आया, क्या फर्स्ट आंसर आएगा, चेक करो, दोनों में बन रहा है, चेक करो बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करा हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ MnCN4- FeCN6-। देखिए बात समझिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां से आप देखोगे तो यहां Mn का कितना हो जाएगा, चेक करो, Mn+2 हो जाएगा और यहां आपका Fe+3 हो जाएगा, चेक करो बेटा। तो Mn+2, तो Mn+2 3d5 हुआ, तो 3d5 क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप देखोगे पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो गई तो ये सारे हो गए। तो आप देखो कि इसका आंसर क्या हो गया। देखो अगर अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया बेटा, 1, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है म्यू होता है √n × n+2, तो 1 रखिएगा तो म्यू का वैल्यू √3 आएगा। पहले केस में चेक करो, पहले केस में म्यू का वैल्यू √3 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3, क्लियर है बेटा। तो D2sp3 आया, चेक करो। तो यहां से अपन ये देखें
कि अपने को डी के 2 खाली हो गए तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ Fe+3 है 3d5 हुआ, क्या इसका भी आंसर D2sp3 हुआ और मैग्नेटिक मोमेंट √3 हुआ। तो इसके हिसाब से आंसर D2sp3 एंड पैरामैग्नेटिक। चेक करो D2sp3 एंड पैरामैग्नेटिक, तो पहला आंसर आ गया, ये देखो D2sp3 एंड पैरामैग्नेटिक। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द केमिकल रिएक्शन। देखिए ये कंपाउंड दिया है, यहां HCl के रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बस थोड़ा झंझट है कि ये डबल बॉन्ड में H+ कहां अटैक करे, तो H+ अटैक करने के बाद बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहीं बनेगा। तो देखिए बेटा, यहां कार्बोकैटायन अगर बनाओगे तो यहां NO2 का माइनस आई लगेगा, यहां कार्बोकैटायन बनाओगे यहां OCH3 का माइनस आई लगेगा, और NO2 का माइनस आई बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब कार्बोकैटायन यहां बनेगा, यानी Cl यहां जाएगा, ये वाला Cl यहां जाएगा, ये वाला H यहां जाएगा। तो ये जो A आप देख रहे हो ये बेटा बनेगा यहां पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे OCH3। चेक करो तो ये आएगा। इसके बाद NaIAceटोन से देखोगे तो NaIAceटोन SN2 रिएक्शन देगा, तो यहाँ OCH3, यहाँ पे I आ जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, यानी कि आंसर A हुआ। और देखो ये आंसर जो हुआ आपका, यहाँ Cl NO2 सही है, Cl के साथ यहाँ I आना चाहिए, तो Cl के साथ I, तो देखिए A ये हो गया, B ये हो गया, तो ये फोर्थ आंसर हो गया। चेक करो तो आंसर जो है फोर्थ आया। चेक कर लो बेटा, क्या भाई बात समझ में आ गई, देख लीजिए। करेक्ट कंपाउंड विच विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, यानी क्या बेटा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है, वो सारे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, आपको पता होगा। तो यहां से आप देखोगे कि ये नहीं देगा, ये देगा, और ये पिक्रिक एसिड है ये देगा, तो B और C सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, तो B एंड C, तो पहला आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर हो गया B एंड C। चेक करो, ये देखिए कंपाउंड which are more acidic than H2CO3 gives CO2 gas on reaction with sodium bicarbonate। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का। देखिए मैं आपको बता दूं बेटा, हमारे यहाँ MB बैच चलता था, 12th का जो टॉप बैच था MB बैच, उसमें एक बच्चा है शिव, उसके केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आए हुए हैं। बहुत बढ़िया बच्चा है और उसने बहुत मेहनत की है, मतलब आप भी देख सकते हैं पूरे कोटा में हाईएस्ट उसी के हैं बेटा। कोटा में अभी तक एक भी सिंगल स्टूडेंट नहीं दिखा जिसके 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में आए हों, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसके मतलब उसने मेहनत की और उसको रिजल्ट मिला। ठीक है, अगला देखिए, करा सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सोल्यूशन pH = 3 is x, वैल्यू x is। देखो एक बात समझो, AgCN की सॉल्युबिलिटी बफर सोल्यूशन में, तो AgCN क्या होता है, पहले इसको हम अगर ब्रेक करें कि Ag+Cn-, चेक करो, अगर किसी ने ध्यान से, अगर किसी के पास आयनिक के मेरे नोट्स हों तो डिक्टो यही क्वेश्चन अपन ने कराया है, pH का वैल्यू 3 भी लिखा है, AgCN की भी सॉल्युबिलिटी है, सेम क्वेश्चन। आप एक बार जिसके पास नोट्स हो एक बार जरूर देखना, बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो अपन ने क्लास में कराया हुआ, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, सब डाटा सहित। मतलब ऐसा लग रहा है कॉपी से नोट करके छाप के ले लिया कि उठा लो इसी को। ठीक है, तो जरूर देखना, और जिसने पढ़ा हो यही क्वेश्चन, जिसको मान लो बहुत सारा बच्चा मोशन का होगा जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि हाँ सर ये बिल्कुल आपके क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहां सॉल्युबिलिटी अगर हम S मान लें, क्योंकि सोल्यूशन बफर है, बफर का मतलब सोल्यूशन में H+ पहले से पड़ा है, तो बेटा ये जो Cn- है ये H+ से कंबाइन करेगा और ये बना देगा HCN। चेक करो, HCN बना देगा। अब इसमें क्या होगा कि ये S है और pH इसमें कितना दिया है बेटा, 10⁻³ pH का वैल्यू 3 है ना, तो H+ दिस। अब क्या होता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/Ka, Ka का वैल्यू दिया हुआ है आपको, देखो Ka का वैल्यू दिया। अब एक बात समझो
क्योंकि एक 1/k लगभग 10 की पावर 10 के ऑर्डर का है, तो ऑलमोस्ट रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई। तो हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको 10 की पावर -3 रखते हैं और इसको s बना देते हैं। 10 की पावर -3 क्यों, बफर है, इसका pH चेंज नहीं होगा। अच्छा Cn माइनस यहाँ जो s था ये y हो गया, तो यहां से आप देखोगे Ksp का वैल्यू s इंटू वाई, चेक करो। तो यहां से आप देखोगे, यहां से 1/Ka का वैल्यू आएगा s बाई y इंटू 10 की पावर -3, चेक करो। y का वैल्यू Ksp बाई s रख दो, y का वैल्यू यहां से Ksp बाई s, तो यहां देखना Ksp बाई s, तो यहां आ जाएगा Ksp बाई Ka इंटू 10 की पावर -3 का अंडर रूट इक्वल टू s। चेक करो, चेक करो, तो सीधा आंसर आ गया आपका, ये देखो, ये लो, ये आंसर आ गया। क्या भाई बात समझ में आ गई? आसान सा क्वेश्चन है, देख लो। करा है, बात जरा समझिएगा, करा रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2Cn विद ऑक्सीजन वाज रन इन बम कैलोरीमीटर डेल्टा यू। देखिए रिएक्शन दी है, इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, डेल्टा Ng निकालेंगे। डेल्टा Ng देखो लिक्विड लेना नहीं है, 1 तो 2 माइनस 3/2, तो ये डेल्टा Ng 1.5 आ गया। चेक करो, डेल्टा Ng 1.5 आ गया। डेल्टा U दिया है 742.24 किलो जूल। इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल Ng RT, ये फॉर्मूला लगेगा। चेक करो सोल्यूशन में, ये देखिए, ये हो गया डेल्टा Ng, डेल्टा H इक्वल टू दिस, सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। सीधा सा है, कुछ करना ही नहीं है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा इन बेसिक मीडियम दिस, क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं ये रेडॉक्स के क्लासरूम का क्वेश्चन है। क्लास में आप जरूर नोट्स मिलाइएगा, 3rd या 4th क्वेश्चन होगा जो मैंने क्लास में कराया था, एग्जैक्ट आंसर तक वही है, 173 ml, एग्जैक्ट आंसर वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डाटा कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेटा। कह रहा है इन बेसिक मीडियम, देखिए क्या हो रहा है, CrO4-2 का रिएक्शन H2O3-2 से हो रहा है, जिससे SO4-2 प्लस CrOH4- बन रहा है। यहां इसका आप n फैक्टर देखोगे तो 3 आएगा, इसका n फैक्टर देखोगे तो 8 आएगा। दो तरीके हैं, मोल से भी कर सकते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं। सो हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट से करते हैं और मोल से आपको सोल्यूशन दिया होगा, चेक करते हैं। देखिए क्या हम कहेंगे कि जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ CrO4-2 है वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O3-2। चेक करो, तो यानी कि आप ये समझो, करा इन बेसिक मीडियम से दिस इटसेल्फ, करा द वॉल्यूम ऑफ 0.15 मोलर, तो वॉल्यूम पूछा है V मान लीजिए 0.154 इंटू n फैक्टर 3, ये बराबर होगा 40 ml 0.25 इंटू 8 के। चेक करो, चेक करो बेटा, तो यहां से आप देख लो, समझ में, 40 ml है बेटा, 0.25 मोलर है, इंटू n फैक्टर 8 की है, मिली इक्विवेलेंट आया, तो यहां से V का वैल्यू 173 ml आ जाएगा। चेक करिए, ये देखिए वही है, देखो 3 को मल्टीप्लाई यहां कर लो, इन्होंने मोल से किया, देखो। क्या भाई बात समझ में आ गई? क्लासरूम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा फॉर द रिएक्शन ए दिस दिया है, ग्राफ दिया है log K वर्सेस 1/T का, तो याद करो log K इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, ये होता है, और इसका स्लोप दिया है, तो यहां स्लोप का वैल्यू है माइनस EA बाई 2.303 R। चेक करो बेटा, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है, टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट, तो यहां से EA का वैल्यू दिया है। अगर EA का वैल्यू देखो, EA का वैल्यू अगर दिया है और आपको आप बताना है कि रेट कांस्टेंट K है, तो किस टेम्परेचर पे होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, देखो 500 केल्विन पे रेट कांस्टेंट दिया है और किस टेम्परेचर पे होगा बताना है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है log K2/K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R ब्रैकेट में 1/T T1 माइनस 1/T2 याद होगा। ये देखिए, चेक करो, क्या यही है, स्लोप का वैल्यू ये दे दिया, यहां से इसकी वैल्यू आ गई, अपन ये फॉर्मूला लगाया, दोनों वैल्यू दी है, यहां से T निकालना है,
और ये आंसर आ गया। चेक करो, सीधा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट आसान है, देख लीजिए सीधे आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करा 0.4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH and Na2CO3 and some inert impurities was first titrated with N/10 HCl using phenolphthalein indicator। देखिए, जब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लेंगे, मान लो आपने HPH जो है वो इंडिकेटर लिया, तो बेटा NaOH जो है वो जब HCl से रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा NaCl प्लस वाटर, और जब Na2CO3 HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaCl प्लस NaHCO3। ये चेक करो, यानी जब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है तो ये हाफ न्यूट्रलाइज होता है। अगर किसी को याद हो, मैंने क्लास में बोला था कि डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन से बहुत साल हो गए क्वेश्चन नहीं आया, कभी भी आ सकता है, और वो आ गया। जिन बच्चों को याद हो मेरी बात वो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर आपने बोला था। देखो, तो इसमें हमने बहुत सारा मेथड पढ़ा था। तो देखो, फर्स्ट रिएक्शन देखो वही लिखा हुआ है, सेकंड रिएक्शन में दिया है। सीधा क्या करना है, देखो जब अपन ने, मान लीजिए, मैं तो मोल कॉन्सेप्ट से किया गया है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास NaOH है और Na2CO3 है, ठीक है। सो इसको अगर हम कहें कि इसका A मिली इक्विवेलेंट है, इसका मान लीजिए B मिली इक्विवेलेंट है, क्लियर। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl है उसको आप लिखोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ये देखो, अच्छा हाफ क्यों लिया है कि मैं यहां इनफैक्टर 2 लूंगा तो हाफ यूज कर लिया। अगर आप 1 यूज करो, हाफ हटा दोगे तो फिर आपको इनफैक्टर 1 लेना पड़ेगा, याद रखने के लिए। तो यहां से आप देखोगे कि इक्विवेलेंट कितने हैं पहले भाई, फर्स्ट एंड पॉइंट में 17.5 इंटू 1/10 इक्वल टू A प्लस B/2, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा इक्वेशन में करा मिथाइल ऑरेंज को हमने ऐड किया, तब अपने को 1.5 ml लगा, तो A तो यानी NaOH तो पूरा खत्म हो गया होगा और यहाँ B/2 बचा होगा। तो क्या यहां से देखो, चेक करो, यहां से B का वैल्यू आ गया, चेक करो बेटा, क्लियर। तो B का वैल्यू आ गया, जब B का वैल्यू आ गया तो इसके मोल आ गए, चेक करो। यहां से आप देखोगे कितना हो गया, 0.15 इंटू 2 इक्वल टू B, और ये क्या है मिली इक्विवेलेंट, तो मिली मोल्स आ जाएगा, मिली मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 0.15 इंटू 2/2। चेक करो बेटा, क्लियर। तो यहां से मिली मोल्स आ गया सोडियम कार्बोनेट का, देख चेक करो 0.15। क्या इससे वेट निकाल लेंगे, टोटल वेट पता है, परसेंटेज निकाल लीजिए, ये आ गया 3.18। एनटीए ने आंसर इसका अलग दिया है, एनटीए ने शायद इसका आंसर 4% दिया है, जो कि नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na+ फॉर्मेशन फ्रॉम Na गैस, यानी सीधा बात यह है कि Na गैस से Na+ का बनना, यानी Na सॉलिड से Na+ गैस का बनना, ये हो गया। अब एक बात जरा समझिए, यहां बस एक लफड़ा फंस रहा है। लफड़ा क्या फंस रहा है बेटा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na+ फॉर्मेशन फ्रॉम Na गैस, चेक करो Na गैस, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। क्योंकि अगर हम बात जरा समझो, Na अगर जैसा लिखा है Na गैस से Na++ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, डेल्टा H का वैल्यू आपको दिया है 495.8 किलो जूल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Br, यानी कि Br गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Br माइनस, डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया है 325। चेक करो, गिवन दैट लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaBr, NaBr का लैटिस एनर्जी का मतलब होता है NaBr सॉलिड, और किससे बनाना है Na प्लस गैस प्लस Br माइनस गैस। तो यहां डेल्टा H का वैल्यू दिया है -728.4। चेक करो, अब बात जरा समझिएगा, यहां पे लफड़ा क्या फंसेगा।
लफड़े फंसेगा कि आपको फॉर्मेशन निकालना है। अरे भाई फॉर्मेशन निकालना है तो इसका मतलब आपको पता है कौन सी रिएक्शन का डेल एच निकालना है? आपको निकालना है Na सॉलिड प्लस हाफ Br2 लिक्विड गिव्स NaBr सॉलिड। लेकिन अब इसमें देखो गेन एंथैल्पी Br का दिया है, यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी Na गैस का दिया है। ये सब उल्टा सीधा डाटा है बेटा। कायदे से गेन एंथैल्पी Na सॉलिड का देना होना चाहिए, गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Br2 लिक्विड की होनी चाहिए, तब ये होगा। मैंने सोल्यूशन उसी हिसाब से बनवाया है। देखिए Na सॉलिड को ले लिया, Br2 लिक्विड को ले लिया, ये बना, फिर इन दोनों को जोड़ घटा के अपन ने चेक किया तो डेल्टा H का वैल्यू ये आ गया और ये आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन गलत है बेटा, क्वेश्चन ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर Br गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कहां लिखा है कि Br2 लिक्विड का है? कहां लिखा है कि Na सॉलिड का आयोनाइजेशन एनर्जी है? Na गैस का लिखा है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। लेकिन हाँ मतलब जुगाड़ लगा के मैंने आंसर निकाल दिया है, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए यहां से एसिटिलीन है, रेड हॉट ट्यूब है, तो आपको पता है कि जब एसिटिलीन में रेड हॉट ट्यूब की रिएक्शन कराते हैं बेटा तो बेंजीन बनता है, ये पता होना चाहिए। और बेंजीन में COHCl AlCl3 की रिएक्शन कराया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ये चेक करो। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, चेक करो। क्या भाई समझ में आ गया? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कार टायर इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। चेक करना बेटा, कार टायर है उसमें नाइट्रोजन गैस अपन ने फिल की 35 psi। जब अपन हवा डलाते हैं गाड़ी में देखे होगे नंबर आता है वो psi में होता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड्स 40 psi, द टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच कार टायर विल बर्स्ट। बात समझिए इसमें क्या करना है भाई। बिगिनिंग में तो क्या होगा, बिगिनिंग में तो आप ऐसे देखिए कि जब कार टायर है उसका जो है आप ऐसे सोचो कि वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स है। अगर अपन ये देखें कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे P प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी P/T कांस्टेंट होता है, तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2 लगाए तो बिगिनिंग में आप देखोगे कि T2 का वैल्यू निकाले 40, जो 40 psi उस पर T2 कितना होना चाहिए, तो T2 का वैल्यू आपका जो है ये आ गया। चेक करो, चेक करो। तो यहां से आप देखोगे कि T2 जब 40 psi हवा होगी, एयर होगी, तो उसमें जो है T2 का वैल्यू ये होना चाहिए। और T2 अगर इतना है तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बस्ट कर जाएगा। तो आंसर आ गया, चेक करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, चेक कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ हैलाइड विच इज इनर्ट टू हाइड्रोलाइसिस। देखिए BF3 की हाइड्रोलाइसिस होती है, PCl5 की होती है, आपने सुना ही है। SiCl4 की नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती लेकिन होती है। SF6 की कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, क्राउडिंग के कारण इसमें कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, तो इसके आंसर SF6 हो गया। चेक करो बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60% आयोनाइज्ड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एट 1 atm दिया हुआ है, तो सीधे डेल्टा टीबी का वैल्यू IKB इंटू एम लगा दीजिए, ऐसे डेल्टा टीबी निकाल लीजिए। एक्वस सोल्यूशन है 100 डिग्री प्लस डेल्टा टीबी, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। चेक कर लो, ये देखो I निकाल लिया, I निकालने के बाद डेल्टा टीबी KB इंटू दिस लगाया, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया T सोल्यूशन। चेक करो बेटा, तो T सोल्यूशन क्या करेंगे, 100 ऐड कर देंगे, ये आ गया। क्लियर। होता क्या एग्जैक्टली में फिर मैं बता दूं, क्या होता है कि जैसे A2B3 है तो ये जब आयोनाइज हुआ तो 2A + 3 3B - 2 1 - अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, तो I का वैल्यू आएगा 1 - अल्फा + 2 अल्फा + 3 अल्फा, तो यहां से 1 + 4 अल्फा I आया।
1 + 4 इंटू अल्फा का वैल्यू 0.6 है, तो ये हो गया 3.4 आई का वैल्यू। चेक करो आई का वैल्यू कितना आ गया 3.4, और डेल्टा टीबी का वैल्यू आई के बी इंटू एम लगा दीजिए, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना आ गया 1.7, तो ये आ गया 1.768 डिग्री सेंटीग्रेड। चेक करो 1 पॉइंट, चेक करो बेटा, तो 1.7 इसमें 100 ऐड कर दीजिए तो आंसर आ गया। चेक करो, क्लियर? तो समझ में आ रहा है ना 1.768। ठीक, तो यहां से ये आ गया डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी में क्या करेंगे 100 डिग्री ऐड करेंगे, क्योंकि तो एलिवेशन इतना बढ़ गया, तो 100 डिग्री में इतना ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा यूजिंग द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, देखो क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चन है, करा पेपर क्रोमेटोग्राफी कंपाउंड्स ए एंड बी, यहाँ ए और बी कंपाउंड है, यहाँ सॉल्वेंट है, ये बेस पॉइंट है, कैलकुलेट आरएफ वैल्यू फॉर ए। देखिए आरएफ वैल्यू क्या होता है, आरएफ वैल्यू होता है, चेक करो यहां से अगर हम बात करें कि आरएफ वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपाउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। तो यहां बेस पॉइंट है, तो अगर ए की बात करेंगे तो ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 सेंटीमीटर, यहां सॉल्वेंट को बेस पॉइंट में आना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 सेंटीमीटर, तो आरएफ वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। चेक करो ये देखो, तो आरएफ वैल्यू क्या हो गई 2/5 यानी 0.4 आंसर आ गया। क्या भाई बात समझ में आ गई? चेक करो, तो यहां से बात क्लियर हो रही है बेटा, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। अच्छा पूछो कैसे, तो ऑनलाइन आदत में है ऐसे बोलना ना बेटा कि डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने 25 का जो 25 फेब का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो अपन ने डिस्कस किया। पेपर में बहुत कोई लफड़े नहीं थे, आसान सा पेपर था। खास बात यह है कि इस पूरे पेपर में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का या बायोमोलिक्यूल उन सब के क्वेश्चन नहीं आए, तो आप बच गए। जिन्होंने 25 का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया होगा उनको बहुत आराम मिला होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू बेटा।